नमस्कार। 2014 से लेकर 26 की जो राजनीति है अपने आप में बड़ी ही अजीब भी कह सकते हैं या बड़ी कशमकश वाली रही है। और आज उसी राजनीति को लेकर के आज हम बात करेंगे कि 2014 से लेकर 2026 तक आम जन को क्या मिला। तो हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं प्रीतपाल खेड़ा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। खेड़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और जानना चाहेंगे कि 2014 से 2026 की राजनीति आपने किसको क्या मिला इसके दौरान, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका, आपके दर्शकों का और पानीपत वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप ये देखिए कि 2014 की राजनीति के टाइम में जनता ने बड़े ही विश्वास से, बड़े उत्साह के साथ में बीजेपी को सत्ता में लेके आए और हर बंदे के पास में उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण थी कि बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी और ये हम जो गरीब है या जो भ्रष्टाचार है इससे हमें मुक्ति मिलेगी। और इन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वो नारा कब से अमीरों का साथ और गरीबों का सत्यानाश में बदल गया इसका पता ही नहीं चला। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार आई तो कहती कि सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों का विकास और गरीबों का सत्यानाश। आप देख लीजिए, अगर मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ तो आप ये देखिए कि गरीब आदमी तो सिर्फ लाइनों में लगने के लिए रह गया। लाइनों में आप देख लीजिए कि सत्ता में आने के बाद में कभी तो आधार कार्ड की लाइन है, कभी प्रॉपर्टी आईडी की लाइन है, कभी फैमिली आईडी की लाइन है, कभी राशन कार्ड की लाइन है, कभी उनको पेंशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, कभी उनको राशन कार्ड के अपना राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, या कभी नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। यानी कि जब से ये सरकार आई है गरीब आदमी को तो इन्होंने लाइनों में लगा के छोड़ दिया। गरीब आदमी इतना ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है कि उसके पास में कोई विकल्प नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपए का आता था वो आज 1000 रुपए का हो गया है। आज गरीब आदमी पूरी जिंदगी कमा करके भी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा अच्छी नहीं दे सकता। शिक्षा की बात की जाए तो 2020 के नाम से उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई, तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है, लोगों को हो रहा है, बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है, पेरेंट्स को कितना बेनिफिट हो रहा है। आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार थी उस टाइम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल हुआ करते थे। आज की पॉलिसी इन्होंने ऐसी बना दी है कि सरकारी स्कूल के अंदर भी 500 रुपए फीस रख दी गई है ताकि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 500 रुपए देने पड़े। और जबकि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सरकार है वो 1100 रुपए पर बच्चे के हिसाब से स्कूल वालों को देती है। ये कैसा विकास है? आप प्राइवेट स्कूल वालों को तो प्रोत्साहन दे रहे हैं और सरकारी वालों से 500 रुपए ले रहे हैं। ये किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है? खेड़ा साहब, आपको नहीं लगता है कि पहले से स्कूल काफी डिजिटल हो गए हैं? अगर बात की जाए डेडलाइन पे स्कूल बन रहा है, कच्चे कैंप का स्कूल है, या और भी कई स्कूल ऐसे हैं पानीपत के अंदर जिसकी बिल्डिंग्स काफी अच्छी कर दी है, वहाँ पर फैसिलिटी अच्छी बच्चों को दी जा रही है, कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। तो अगर कुछ सरकार थोड़ा बहुत ले भी लेती है, ऐसे अजीब गरीब बच्चों को कुछ दिया तो गया, बिल्डिंगें आपने खड़ी कर दी। आपने पहले तो आप ये देखिए कि आपने एयरपोर्ट बनवाए, आपने आज वो एयरपोर्ट किसके पास है? सत्ताधारियों ने अपने दोस्तों को गिफ्ट कर दी। BSNL के टावर लगे, आज वो टावर किसके पास है? मोदी किसी को गिफ्ट दे दिए गए। और भी आप जितनी वो देख लें, एयरपोर्ट देख लें या कोई भी आप चीज देख लीजिए, जितने भी सरकारी संस्थान थे वो सब प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। अपने यारों प्यारों मित्रों को इन्होंने वो कर दिए गए। वही अब ये शिक्षा के अंदर करेंगे। पहले तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी। चलिए, पहली बात तो सरकारी जो स्कूल है ये है कितने? सिर्फ पानीपत में 3 जगह पर। आप ये देख लीजिए कि लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए तो स्कूल है, लेकिन बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 6 के बाद में कोई स्कूल है? सिर्फ एक छोटा सा स्कूल है, लिमिटेड सीटें हैं कृष्णपुरे के अंदर। पानीपत में कहीं पर भी कोई वो स्कूल नहीं है। पानीपत में अगर बच्चे टाइम की बात की जाए वहाँ भी को एजुकेशन है, मतलब 3 से 4 स्कूल शायद हैं ऐसे
जिनमें लड़के और लड़कियां सिर्फ शिक्षा 2 स्कूल है जिसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं। जी जो 6th क्लास का बच्चा अगर कोई सलोनी रोड रहता है या आपके जाटल रोड पे रहता है, वो कैसे कच्चे घर में जाएगा और कैसे ये दूसरे एरिया में जाएगा। उनके पास आने जाने के साधन नहीं। आप ये देखो सीटें लिमिटेड है, वहाँ हर बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि बिल्डिंगें तो आपने बना के खड़ी कर दी, अब 500 रुपए गरीब बच्चे से किस लिए लिया जा रहा है? ये इसलिए है ताकि बच्चे अपनी जो फीस है वो ना भर पाए और वो घर बैठ जाए। ये बिल्कुल ही सरासर गलत हो रहा है। ये इनकी शिक्षा नीति बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और आपको गरीब बच्चों को फीस या स्कूल या किताबें देने की बजाय जो अच्छे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जहाँ बच्चे के पेरेंट्स फीस भरने में सक्षम है, स्कूल भी जनता से लोगों से पैसा ले रही है जो स्कूल है, उसके बावजूद आप उनको 1100 रुपए पर बच्चे के हिसाब से फीस दे रहे हो। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? मुझे तो समझ आएगी, आपको आ रही है तो पता। मेरे साहब जब 2014 सत्ता में आई, उस समय मोदी की भी पानीपत आई बोला, उन्होंने नारा दिया था पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कितना सुधार हुआ बेटियों के प्रति, क्योंकि कहते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कुछ रहा इसको लेकर के? कितना बेटियों का विकास हुआ, कितना बेटियों को सुविधाएं यहाँ पर मिली? सिर्फ खाना पूर्ति हुई है जी, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आज तो इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बेटियां किससे बचाई जाए। आज आप थानों में जाकर के देख लीजिए, कहीं भी जाकर देख लीजिए, बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, छेड़खानी के केस हो रहे हैं, बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और थानों के अंदर भी उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है। कहीं पर भी आप ऑफिस में चले जाओ, कहीं हो जाओ, बच्चों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी बच्चों की फीस क्या कहते हैं FIR तक दर्ज नहीं होती। बहुत खराब माहौल है जिसके ऊपर कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर है। आप ये देख लीजिए कि आज कोई बच्ची पढ़ना चाहे तो उसके लिए कोई अच्छे स्कूल नहीं है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बच्चों के आने जाने की सुविधा नहीं है। आप ये देख लीजिए कि लाल बत्ती और एक मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने स्कूल दे दिया। अब एक दूर की बच्ची ने अगर यहाँ पर कहीं पर आना है पढ़ने के लिए, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। कोई बच्चियां, जैसे हमने पीछे भी आवाज उठाई थी, कुछ बच्चियां यहाँ से सराना कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी, उनके पास में बस की स्टॉपेज नहीं दिया गया। उन्होंने कई बार विधायक साहब से मिले कि जी हमारे को असंध रोड के ऊपर स्टॉपेज दे दिया जाए ताकि हम सराना अपने कॉलेज में जा सकें। उनके लिए स्टॉपेज नहीं। तो ये इस तरह की इनकी नीतियां हैं। अभी अपने एक बात कही कि बेटी बचाओ किससे? ये इशारा किसकी होगा, कैसा इशारा होगा? थोड़ा सा अगर इसमें प्रकाश डाले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अभी बेटियां तो बीजेपी वालों से ही बचाने का नहीं होती। बिल्कुल आप ये देखिए, बहुत बुरा हाल है। और मैं इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। बस यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं इनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले, ताकि ये देश के लिए, शहर के लिए आगे बढ़ सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। उनको वो माहौल दिया जाए। भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचार है जीरो टॉलरेंस। आपको क्या लगता है कितना कमजोर हुआ भ्रष्टाचार की बात कर ली जाए तो भ्रष्टाचार को भी सारी सीमाएं लाभ चुका है। अब इन्होंने तो ये विपक्ष का भी मुंह इतना बंद कर दिया है कि कोई इनके खिलाफ बोलते हुए भी 10 बार सोचता है। उसको ये डर लगा रहता है कि मैं अभी बोल के जा रहा हूँ, कल के दिन मेरे रोजगार के ऊपर ना बात आ जाए, मेरे ऊपर ना बात आ जाए, क्योंकि इन्होंने इस तरह से विपक्ष को डरा दिया, विपक्ष को डराने का काम कर दिया। आप ये देखिए कि ये 1785 करोड़ इतनी वाई लूटते हैं, उसके बावजूद शहर में जनता को मिला क्या? हर तरफ टूटी सड़कें, कहीं पर कोई विकास नहीं। हाली पार्क के नाम पे करोड़ों रुपए ठगे गए। क्या विकास है? तो 2014 पे इनका ये चालू हुआ था हाली पार्क का काम, आज 2026 आ गया। क्या आज तक के अंदर हाली पार्क के अंदर पानी आया? वो जो पैसा इन्होंने लगाया 100 करोड़ से ऊपर का जो पैसा लग गया, वो गया कहाँ? जनता को साफ दिखाई नहीं दे रहा
कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद नगर निगम के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। अगर कोई भ्रष्टाचार उजागर करता है तो ये धर्म के नाम पे भटका करके रख देते हैं, तो धार्मिक मुद्दा खड़ा कर देते हैं, तो उस चीज को दबाने का काम कर देते हैं। आप ये देखिए कि भी पिछले दिनों अभी ताजा ही बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर एक विजिलेंस ने भी जांच बैठाई, छापा पड़ा, उसके अंदर ये साफ उजागर हो गया कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इन्होंने जो अनऑथराइज कॉलोनी थी मिली भगत करके नगर निगम के अधिकारी उसको ऑथराइज दिखा करके उसकी रजिस्ट्रियां कर रहे थे, और जो उसके अंदर आपका जो अमाउंट होता था 5 लाख 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बना हुआ जिसको जीरो कर दिया जाता था और ऑथराइज में करके रजिस्ट्री कर देते थे, उसके बाद में वो वही का वही अमाउंट आ जाता था और अनऑथराइज में हो जाता था। ये जब उजागर हुआ, इसके अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार था, इतना बड़ा स्कीम था, ये बहुत बड़ा स्कीम था, लेकिन उसको दबाने के लिए इन्होंने हिंदू सम्मेलन करवाने चालू करवा दिए, जनता का ध्यान भटका दिया, और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कलर के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जिसको बाद में इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और बाद में उसको बहाल कर दिया। आज तक आप बताइए, इतना बड़ा मुद्दा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो आप कैसे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार तो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। खेड़ा साहब, पीछे अतिक्रमण पहले कॉलोनी की बात की जाए तो अनऑथराइज कॉलोनियों के नाम पर बहुत सारे मकान टूटे, और शहर की बात की जाए तो बाजारों के खड़े झंडे वो भी तोड़े गए। ये अतिक्रमण हटाओ और शहर को जाम रखना, इतना हुआ था। आप ये देखिए, ये मुद्दा उठा कब से? ये मुद्दा वही मुद्दे को दबाने के लिए उठाया गया जो मैं आपको प्रॉपर्टी आईडी वाला मुद्दा बता रहा हूँ। उसके अंदर नगर निगम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। आप ये देखिए कि आज ये बुलडोजर लेकर के लोगों के मकान तोड़ने पे निकल गए हैं। क्या जब ये कॉलोनियां कटी थी तब इनको दिखाई नहीं दिया? इन्होंने वो कॉलोनियां काटी, उसमें पैसे खाए, उसकी रजिस्ट्रियां करवाई, उसमें पैसा खाया गया, उसके बाद में उसका निर्माण हुआ, बिल्डिंगों का निर्माण हुआ। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी कमा करके एक मकान नहीं खरीद सकता। आप शहर की बात कर लीजिए, 1.5-2 लाख रुपए गज का रेट है, वो कहाँ जाएगा? वो अनऑथराइज कॉलोनी में आसपास में 100 गज का या 50 गज का मकान लेगा, उसको बनाएगा। जब वो बन गया, बन करके तैयार हो गया, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर लिया। अब जब उसके रहने की बारी आई तो ये बुलडोजर लेकर उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए। अब क्या होगा कि उसमें से 2 घर तोड़ेंगे, बाकी उसे पैसे खाएंगे, और हाईलाइट इतना हो गया कि जो इनका प्रॉपर्टी आईडी वाला भ्रष्टाचार था उसकी आड़ में वो भी खत्म कर दिया। तो कहते जो कॉलोनियां काट रहे हैं, कहते आमजन को तो उनका मकान तोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता के मकान तोड़ रहे हैं। जिन्होंने ये कॉलोनी काटी, रजिस्ट्रियां उनकी होंगी, पता होगा ना। तो ये आप कॉलोनी काटने की बजाय, मकान तोड़ने की बजाय, उस जिसने ये कॉलोनी काटी है उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करते? जिसने उसकी रजिस्ट्री करी है उस तहसीलदार के ऊपर या उस नगर निगम अधिकारी के ऊपर, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर करो तो अपने आप ही सारा सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमने अगर ये बातें देखी है तो लोग ये कहते हैं रजिस्ट्री है, दुकान है, प्रॉपर्टी आईडी है, बिजली का कनेक्शन उन्हें दे दिया गया, पानी के कनेक्शन उन्हें दे दिए गए, सीवरेज वहाँ पर बन चुके हैं, तो फिर सजा आम जन को क्यों ऐसे? मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ और मेरा भी यही मानना है कि जी सबसे पहले तो उस कॉलोनाइजर के ऊपर होनी चाहिए जिसने वो कॉलोनी काटी। उसके बाद में जिसने उसकी रजिस्ट्री करी उस तहसीलदार के ऊपर होनी चाहिए। फिर जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनाई, आज की डेट में बिना प्रॉपर्टी आईडी के तो रजिस्ट्री होती नहीं। प्रॉपर्टी आईडी के अंदर नगर निगम के अधिकारी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर एफआईआर करो। उसके बावजूद फिर जिस जेई ने या जिस एसडीओ ने उसके ऊपर बिजली का कनेक्शन दिया उसके ऊपर एफआईआर करो, और उसके बावजूद जिसने फिर पानी के कनेक्शन दिए उसके ऊपर एफआईआर करो। आप सरकारी अधिकारी को और अपने नेताओं को तो बचा रहे हो, उनके साथ तो आप हिस्सा बांट के खा रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, और आम जनता के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो। ये कैसा जीरो टॉलरेंस है और ये कैसा भ्रष्टाचार के विरोध? मेरा साहब, एक अवैध कॉलोनियों की बात अभी हुई है कि अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर, अवैध कॉलोनियां जगह जगह नई कॉलोनियां हैं और चंद लोगों के कार्यालय में बाकी जो छूट जा रही है। आप ये देखिए कि ये साफ सबको पता है कि बीजेपी नेता
मिल करके ये कॉलोनियां काट रहे हैं। मिल करके भी क्या काट रहे हैं, वो खुद ही ये कॉलोनियां काट रहे हैं। अब शहर की बात करनी जाए तो शहर में सबको पता है जहाँ जहाँ पर कॉलोनियां कट रही है। मेनली आप बात कर लो, जाटल रोड के ऊपर एक हरिसन एक्सपोर्ट थी, वहां पर कॉलोनी काटी जा रही है। एक कटारिया लैंड है जीटी रोड के ऊपर 11-12 सेक्टर में, जिसके ऊपर की बिल्कुल अवैध है, जिसके ऊपर की एक ईंट का भी निर्माण नहीं हो सकता, वहां पर कॉलोनियां काट दी जा रही है। क्या यहाँ पर अधिकारी भी सो रहे हैं, नेता सो रहे हैं? यहाँ पर क्यों नहीं भ्रष्टाचार हो रहा? यहाँ पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा? क्योंकि यहाँ इनको इनका हिस्सा मिल चुका है, यहाँ इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। गरीब आदमी जो 100 गज का मकान बना करके बैठा है, जो 5 या 10 हजार रुपए गज का है, वहां तो इनको बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जहां पर 2-2 लाख रुपए गज की जगह है, वहां ये अपना हिस्सा रख करके खुद कॉलोनियां काट रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई बुलडोजर चलेगा, ना कहीं पर इनको दिखाई देगा। ये तो सरासर आप ये देखिए ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये काम हो रहे हैं। तो खेड़ा साहब, लास्ट में आम जन को क्या कहें, क्योंकि कहते हैं जनता को जगाने वाला चाहिए, तो किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए या इन नेताओं के लिए जो दोहरा चरित्र अपनाते हैं? ऐसे है कि जनता की आंखों के ऊपर धर्म की पट्टी बांध दी गई है। इस टाइम जनता को कुछ नहीं दिख रहा, जनता को इनके भ्रष्टाचार भी नहीं दिख रहे, महंगाई भी नहीं दिख रही, और जो जो कुछ हो रहा है जनता सहन कर रही है। जिस दिन जनता की आपकी पट्टी खुल गई, उस दिन इनको शहर में भागने की जगह नहीं मिलेगी बीजेपी नेताओं को। बस यही कहना चाहिए। जी, खेड़ा साहब, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक जनता से अपील की है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदो, 1 साल तक बच्चों की शादी ना करो, 1 साल तक कोई ऐसा खर्चा ना करो कि जिसमें मोटी इन्वेस्टमेंट ऐसा बचाओ, और यहाँ तक कि तेल, पेट्रोल और खाने का तेल तक भी बचाने की उन्होंने अपील की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है जनता के लिए ये सब बचने का? देखिए, जनता के लिए तो बचत करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात कही है तो माननी तो पड़ेगी। लेकिन इसका असर बीजेपी नेताओं पे कितना होगा, बीजेपी नेता कितनी बात मान रहे हैं? आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी वो बात करके और बाद में 5-5, 7-7 रैलियां कर रहे हैं, वहां उनकी कारों का काफिला देख लो। अब वो विदेश घूमने के लिए भी निकल गए। हमारा तो विदेश जाना बंद है, हम तो जा नहीं सकते, हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी घूमने निकल गए हैं, इसका हमारे को बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी नेताओं की बात कर लो तो हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आज पानीपत आते हैं। वो ट्रेन से आए, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने करी, हमारे लिए भी एक सीख का विषय था। लेकिन उसके ट्रेन से उतरने के बाद में हमने ये देखा कि जो उनकी पर्सनल गाड़ियां हैं और जो उनका काफिला है, वो उनका गेट पे इंतजार कर रहा है, वो उसमें बैठे और उन्हीं काफिले के साथ में चल दिए। तो मैं उनसे खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि वो खट्टर साहब तो वहां से आए, चलो आ गए जी ट्रेन के अंदर, जो उनकी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां क्या ट्रेन में साथ में आई थी या हेलीकॉप्टर से लाई गई, या वो बिना पेट्रोल के चल करके पानीपत आ गई? ये सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है। गाड़ियां भी चल के आई, सारा काफिला चल के आया, सब वो था सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। ये इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है। आप ये देखिए कि उनकी वही काफिला, उससे ज्यादा गाड़ियों का काफिला था। कौन सा ऐसा नेता है जिसने अपनी गाड़ी छोड़ी हो, साइकिल के ऊपर आया? सिर्फ ये अपील जनता से के लिए है, जनता को महंगाई की मार मारने के लिए है। इन्होंने ये अपील करके जनता का तेल छोड़ने का काम कर दिया। 3 रुपए का पेट्रोल इसी दिन ही बढ़ा दिया। अब ये धीरे धीरे करके 10-12 रुपए का तेल का पेट्रोल बढ़ा देंगे और जनता उसी के बहन में रह जाएगी। और अगर कुछ 19-21 हुई तो फिर इन पे राम राम का तो सारा है ही है। मतलब वही बात है कि जितनी नसीहत हो वो सब दूसरों को दे और तुझे जो मौज मिले वो खुशी खुशी ले। अब आप यही कहना चाह रहे हैं आप देख लीजिए स्पष्ट है या नहीं है? आपने देखा या नहीं देखा? आप बाद में क्या खट्टर साहब किसी मोटरसाइकिल पे गए या किसी साइकिल पे गए या रिक्शे पर गए? वो काफिला ही तो गया। वो काफिला कहाँ से आया? यही जनता के साथ में हो रहा है। जनता की आंखों में धूल झोंकती जा रही है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देख सकते हैं कृपाल खेड़ा जी हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि पिछले 2014 से लेकर 2026 तक जहां नीचे से लेकर ऊपर तक
बीजेपी की सरकार थी और जिसने कहा था सबका साथ सबका विकास है, कितना विकास किसका हुआ उन्होंने खुल करके खुलासा किया। और आप लोगों की क्या राय है इस इंटरव्यू को लेकर के अपने कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और आने वाले समय में फिर एक नई शख्सियत को लेकर के आएंगे आपके सामने और बातचीत करेंगे उससे कि आज की राजनीति और पिछली राजनीति में कितना है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक अपील जनता से और करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधाओं की समस्या है, आपके वार्ड में कोई समस्या है बिजली की, पानी की या गलियों की, नालियों की, सड़कों की, आप एक छोटी सी वीडियो बना करके वो भी हमारे पास सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो कवरेज करके आपकी समस्याओं का समाधान करवाया जाए तो वो काम भी हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए हमारे पास कॉल कीजिए या वीडियो बना करके भेज दीजिए, तो कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल करवाया जाए ताकि आप लोग भी अच्छी जिंदगी जी सकें।